एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीटी के साथ साथ बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो जो आज का मैराथन वीडियो रहेगा उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो नया टॉपिक है टीचिंग और लर्निंग का, यानी कि शिक्षण और अधिगम का जो टॉपिक है वो न केवल आपके बीएड एमएड एजुकेशन में जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस या ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस मैराथन वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी छोटी वीडियोस बना रखी थी उन्हीं को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। पहला टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का, यानी कि टीचिंग होती क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के टाइप्स, टीचिंग के वेरिएबल्स, टीचिंग के लेवल्स, यानी कि और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे टीचिंग से रिलेटेड। यानी कि ऑल ओवर टॉपिक को मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की, यानी कि लर्निंग होती क्या है, अधिगम क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम की जो शैलियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की इस मैराथन वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनको कवर करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक अंत्यक्रिया होती है किसके बीच? टीचर और स्टूडेंट के बीच। ठीक है, तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो टीचिंग जो है उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसमें जो है क्या किया जाता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, यानी कि बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके, सुगम हो सके। इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चों में जो है लर्निंग को इंड्यूस किया जा सके। तो टीचिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, यानी कि नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को बांटना, साथ ही जो है अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चे में करना। साधारण शब्दों में अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो जैसे ही टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि भाई एक टीचर है, सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर जो पढ़ा रहा होता है, यानी कि उसकी बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो क्या है? वो टीचिंग है। तो एक बहुत ब्रॉड लेवल की बात हम यहाँ नहीं कह सकते। टीचिंग की अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो टीचिंग क्या है कि भाई क्लास में बच्चों की जो लर्निंग है वो इतना इफेक्टिव हो सके, इतना सुगम उनके लिए हो सके, इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सीख सके। तो टीचिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए, यानी कि बच्चों के अधिगम या उनकी लर्निंग को कन्वीनियंट, इफेक्टिव, इजी बनाने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सीख सके। एक सोशल इन्वायरमेंट टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, एक साइकोलॉजिकल परिवेश इस तरह का बनाना ताकि बच्चे जो है जिज्ञासु हो जाएं, क्यूरियस हो जाएं सीखने के लिए। तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन होता है जहां पर टीचर जो है बच्चों को उनके गोल की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, क्योंकि टीचिंग को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग स्कॉलर्स ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में आप लोगों को टीचिंग की मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा मेन मकसद टीचिंग की डेफिनेशन को इंक्लूड करना नहीं है, मेन है हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन इंक्लूड की है। टीचिंग क्या होती है, जो कि मोरिसन के द्वारा दी गई है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन, यानी कि मोर मेच्योर पर्सनैलिटी और लेस मोर पर्सनैलिटी के बीच एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जहां पर जो मोर मेच्योर पर्सनैलिटी है, यानी कि ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है, वो कम नॉलेजेबल व्यक्ति को नॉलेज इंपार्ट करने की कोशिश कर। तो देखिए, अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग को जो है 3 मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, यानी कि 3 तरह से टीचिंग को डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है ऑथोरिटेरियन
पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा है लेजिस्फेयर। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, यानी कि टीचर जो कुछ बच्चों को समझाता है बस बच्चे उसको एज इट इज रट लेते हैं, एज इट इज तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी लेवल की टीचिंग इसमें होती है। फैक्चुअल टीचिंग की हम बात करते हैं, फैक्चुअल चीजें यहाँ पर होती हैं और इसमें जो है जो क्या होता है, दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड्स इन द स्टूडेंट्स, यानी कि ये बहुत ही लोअर लेवल की टीचिंग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में थॉट्स और एटीट्यूड का डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डेमोक्रेटिक, यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर टीचर का रोल जो होता है वो एक ऑथोरिटेरियन या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक टीचर एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पैसिव नहीं होते, वो टीचर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टीचर उनको इजिली वो सब क्लियर करता है। साथ ही अगर बच्चों को लगता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो वहां पर जो बच्चे होते हैं वो टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्फेयर। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं। इस लेवल में जो टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। टीचर का जो रोल होता है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की तरह नहीं होता है कि टीचर ने जो कुछ बताया बच्चों ने समझ लिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं। और इस लेवल की जो टीचिंग होती है वो क्या करती है, इंसाइट पैदा करती है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई बहुत भयंकर वाला दबाव बच्चों के ऊपर नहीं होता, बच्चे जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वो काम भी कर सकते हैं। टीचर से जहां पर उनको मदद की जरूरत होती है टीचर वहां पर बच्चों की मदद भी करते हैं। तो देखिए टीचिंग को तीन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, ठीक है। तो इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग होती क्या है ये अभी हमने देखा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ टीचिंग की, यानी कि नेचर भी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं, दोनों मिलते जुलते होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी टीचिंग की। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बच्चे का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ज्यादातर हम बात करते हैं, और लर्निंग होती है, डेवलपमेंट और लर्निंग होती है। टीचिंग के द्वारा बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस तो आते ही हैं। टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस किस लिए कहते हैं, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है, लॉजिकली होता है, तो इसको साइंस कहा गया है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि पढ़ाना भी कला होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको आर्ट एज वेल एज साइंस कहा जाता है। टीचिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, अलग अलग नई नई तरह की तकनीक का यूज करके हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से हम चीजें करवा सकते हैं। टीचिंग क्या होती है, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की, यानी कि तीन लेवल होते हैं टीचिंग के, कौन कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तीन लेवल पर टीचिंग होती है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कॉन्टिन्यूम है किसका, यानी कि टीचिंग में और क्या क्या शामिल होता है, किस तरह से और बच्चों को शिक्षण दिया जा सकता है, उनकी टीचिंग की जा सकती है। तो ये टीचिंग के ही एक तरह से पार्ट हम कह सकते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। तो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग हो गई या बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ चीजों को सिखाना। कंडीशनिंग में क्या होता है, किसी चीज का बार बार उसको रेपिटेशन करवाया जाता है, बार बार अभ्यास करवाया जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे किसी पढ़ाते टाइम टीचर इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपना। तो ये एक बहुत अच्छी तरह की टीचिंग, हम इसको इंडोक्ट्रिनेशन को नहीं मानते हैं, यानी कि दूसरे वाले को तब तक कन्विंस किया जाता है कि भाई वो उसकी बात को मान ना ले, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ की यहाँ पर हम बात करते हैं। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। तो टीचिंग जो है एक सोशल प्रोसेस होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो सोसाइटी में ही होती है, सोसाइटी के लिए ही होती है, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि इसको हम फेजेस भी कह सकते हैं या स्टेजेस भी कह सकते हैं या टीचिंग के स्टेप्स भी हम कह सकते हैं। तो तीन स्टेप्स, तीन फेजेस की हम बात करते हैं, कौन कौन से, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। इन तीनों ही फेजेस को मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता देती हूँ। तो देखिए जब प्री एक्टिव फेज की बात अगर हम करते हैं तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है,
प्री-एक्टिव फेज टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इन नोन एज प्री-एक्टिव फेज। यानी कि जब टीचर जो है क्लास में इंटर करने से पहले जो कुछ तैयारी करती है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर जब पढ़ाने आती हूँ तो उससे पहले की जितनी भी प्रिपरेशन होती है, मैं पीपीटी बनाती हूँ, किस तरह से मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या मुझे डालना है, किस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि जो भी प्रिपरेशन आती है वो किस में आती है, प्री एक्टिव फेज में आती है। ठीक है, लेसन प्लानिंग बनाना या मतलब क्या क्या मटेरियल रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे टीचिंग के, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, प्री एक्टिव फेज में। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेज। तो देखिए जब मेरा जो प्लानिंग हो जाता है उसके बाद जब मैं वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से आकर इंटरेक्ट होती हूँ, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव फेज है। लेकिन हमारा जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव फेज की जब हम बात करते हैं तो कौन सी होती है, जब टीचर क्लास में इंटर करती है, बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव फेज कहा जाता है। इसमें क्या करती है, इस स्टेज में टीचिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि प्लानिंग के दौरान प्री एक्टिव फेज में उसने जो जो तैयारी की थी वो टीचर उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन का काम होता है और टीचिंग का जो भी सक्सेस और फेलियर रहेगा वो इसी स्टेज पर डिपेंड करता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज। तो देखिए पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, ये ऐसी फेज होती है जहां पर टीचर अपनी टीचिंग को एनालाइज और इवेल्यूट करती है कि भाई मैं जो कुछ बच्चों को पढ़ाकर आई हूँ क्या बच्चों को वो समझ भी आया कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या करती है, बच्चों से क्वेश्चंस के द्वारा, बच्चों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके या क्विज के द्वारा या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों से जानने की कोशिश करती है, यानी कि कुछ फीडबैक वो लेना चाहती है ताकि उसको पता चले कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये एक तरह से इवोल्यूशन की स्टेज हम इसको कह सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करती हूँ वो मेरा प्री एक्टिव फेज है, इंटरेक्ट होती हूँ आप लोगों से वो इंटरेक्टिव फेज है, और लास्ट में मैं आप लोगों को बोलकर जाती हूँ कि भाई आप लोगों को ये कैसा लगा, ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं, आप अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। तो वो क्या है, वो पोस्ट एक्टिव फेज है, क्योंकि मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ा भी रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये थी फेजेस ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए अगर हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो तीन तरह की वेरिएबल्स की बात करते हैं। तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, टीचर, यानी कि टीचर क्या होती है, ऑथोरिटेरियन फिगर की तरह होती है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा वो बच्चों को पढ़ाती है बच्चे उसको वैसा का वैसा क्रैम या रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्टिविटीज वो प्रोवाइड करती है वो क्या है, टीचर करती है। तो टीचर बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट बिल्कुल टोटली टीचर पर डिपेंड है, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा कर जाती है उसको वो एज इट इज करने की कोशिश करते हैं। तो टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि टीचर के द्वारा जो कुछ कराया जाता है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो भी कंटेंट और मेथोडोलॉजी अपनी चीज को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है वो होते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाता है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी, यानी कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, आप किस तरह से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में। तो ये तीन तरह के वेरिएबल्स की टीचिंग में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की कितनी फॉर्म्स होती है। तो देखिए तीन फॉर्म्स होती है टीचिंग की, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग क्या होता है, तो देखिए अगर फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन में भी आपने टाइप्स में पढ़ा होगा, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं या फॉर्म्स ऑफ टीचिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्म्स होती है टीचिंग की। फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल टीचिंग का मतलब होता है क्लासरूम की जो टीचिंग होती है उसको हम फॉर्मल टीचिंग कहते हैं, यानी कि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि सारी चीजें फॉर्मली होती हैं, यानी कि जब आप पढ़ाई कर लेते हो, आपकी स्कूलिंग कॉलेज हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों को एक डिग्री और डिप्लोमा भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मल टीचिंग होती है। नॉन फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि भाई क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं होता, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, कोरस्पॉन्डेंस जो टीचिंग होती है जो बहुत तरह की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं जैसे इग्नू वगैरह है, जो कोरस्पॉन्डेंस के द्वारा पढ़ाई होती है वो क्या होती है, वो नॉन फॉर्मल टीचिंग होती है, जिसमें क्लासरूम में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं
होता, लेकिन जो भी डिग्री और डिप्लोमा होगा वो यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जो इनफॉर्मली हम अपने फ्रेंड सर्कल, पेरेंट्स, दूसरे लोगों से हम सीख लेते हैं, यानी कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं वहां से भी हमें कुछ चीज की नॉलेज हो जाना, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से जो चीजें हम सीखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल टीचिंग। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, यानी कि देखिए टीचिंग के जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने डिटेल में मेन पॉइंट्स डाले हुए हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये टीचिंग का जो टॉपिक है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 3 तरह के लेवल्स की हम बात करते हैं। मेमोरी लेवल, ये किसके द्वारा दिया गया है, एक तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, मोरिसन के द्वारा दिया गया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हुंट के द्वारा की गई है, ठीक है। तो 3 लेवल्स हैं, तीनों ही लेवल्स को मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल। देखिए मेमोरी लेवल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल की बात किसके द्वारा की गई है, हर्बर्ट के द्वारा की गई है। ऑब्जेक्टिव्स इस लेवल के क्या रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो इसमें सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट किया जाता है, नॉलेज को सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं होती। तो जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसका जो नेचर होगा वो फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल नॉलेज बच्चों को दी जाती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, जहां पर मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग की बात हम करते हैं। तो इस तरह की ये जो मेमोरी लेवल है ये ज्यादातर छोटी क्लास के बच्चों के लिए बेहतर होता है, यानी कि जैसे बच्चों को कुछ भी चीज मेमोराइज करवाई जाती है, हर चीज को वो क्रिटिकली नहीं सोच पाते, तो छोटे बच्चों के लिए मेमोरी लेवल अच्छा होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब आप छोटी क्लास में थे तो मुझे तो याद है कि हमें पहाड़े बहुत अच्छे से रट्टे लगवाए जाते थे, यानी कि 2 से लेके 20 तक के पहाड़े बहुत अच्छे से लर्न थे। तो वो क्या है, वो मेमोरी लेवल है। टीचर डोमिनेटिंग मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन और आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि टीचर का अहम रोल है तो वही उसी तरह के मेथड्स यूज करेंगे। ड्रिल का मतलब बार बार प्रैक्टिस करवाना, क्वेश्चन बार बार पूछना। टीचर का रोल क्या रहेगा, तो डोमिनेटिंग, एक्टिव और ऑथोरिटेरियन रोल रहता है। जैसा टीचर कहती है बच्चे एज इट इज वैसा का वैसा करते हैं। तो यहाँ पर जो लर्नर है या स्टूडेंट्स हैं उनका रोल क्या रहेगा, उनका रोल पैसिव का रहता है, यानी कि वो ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहते ही नहीं है, तो उनका रोल क्या रहता है, पैसिव रहता है। मेमोरी लेवल की टीचिंग में जो लर्नर है वो पैसिव है, तो टीचर जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेगा बच्चे उसी तरह से मोटिवेट होंगे। तो जो मोटिवेशन का नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य मोटिवेशन आ रहा है, बाहर से मोटिवेशन आ रहा है, वो अपने आप मोटिवेट नहीं है। अब मेमोरी लेवल की टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी आ जाती है, तो ये कई बार पूछ भी लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज आती है, एक मेंटल फैकल्टी की, मेंटल डिसिप्लिन की जो थ्योरी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब मैंने करवाया था तो वहां पर भी करवाई थी, वो थ्योरी इसमें आ जाएगी, जहां पर हम मेमोराइजेशन की बात करते हैं। थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म, यानी कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो बार बार वो प्रयास करवाता है, ठीक है। ड्रिल, अभ्यास का वो यूज करता है अपनी बिल्ली को, मतलब जो उसकी कैट है उसको सिखाने का जो भी व्यवहार उसको सिखाना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा जब कंडीशनिंग थ्योरीज हैं, जैसे पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग है, या स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वहां पर जब स्किनर क्या करता है, अपने रैट को एक ही व्यवहार को वो बार बार सिखाने की कोशिश करता है। तो ये कौन सी लेवल की थ्योरीज है, मेमोरी लेवल की थ्योरीज हैं ये, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग की जो भी थ्योरीज हैं, या थॉर्नडाइक की थ्योरी है, या मेंटल फैकल्टी की जो थ्योरी है, ये कौन किससे रिलेटेड है, मेमोरी लेवल से रिलेटेड। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तो किसके द्वारा दिया गया है, मोरिसन के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, नोइंग द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि चीजें जो भी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उनके पीछे का रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश की जाती है। अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित की जाती है। जो लर्नर होता है वो सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ग्रहण नहीं करता, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता है, उसको उसके प्रति समझ बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ के साथ वो चीजों को करता है, एज इट इज रट्टा नहीं लगा लेता। तो जो भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पीछे क्या रिलेशनशिप है उनको इंटरप्रेट करना, उनको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता है, उनके प्रति समझ विकसित करता है, समझ के साथ वो काम करता है, ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी कि टीचर कौन कौन से मेथड यूज कर सकता है बच्चों को समझाने के लिए। लेक्चर मेथड यूज कर सकता है, लेक्चर के साथ साथ वो डेमो भी दे सकता है किसी चीज के बारे में। डिस्कशन मेथड वो यूज कर सकता है, बच्चों से डिस्कस करके किसी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का यूज कर सकता है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल और रूल टू एग्जाम्पल का भी वो यूज कर सकता है, ठीक है। यानी कि किसी चीज को समझाने के लिए कई बार क्या करता है टीचर, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, कई बार क्या होता है रूल से एग्जाम्पल की। तो दोनों तरह के मेथड बच्चों को समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लास
क्लासरूम क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लासरूम का जो क्लाइमेट है यानी कि क्लास का जो वातावरण रहेगा वो किस तरह का रहेगा, बहुत ही लाइवली और इंक्रीजिंग रहता है। यानी कि इसमें जो टीचर होता है वो एक प्रोमिनेंट फिगर होता है, वो डोमिनेटिंग और ऑथोरिटेरियन नहीं होता है। अगर रोल ऑफ लर्नर की अगर हम बात करें तो उसका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका रोल क्या रहता है, बहुत पैसिव नहीं रहता, वो टीचर को से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अपने जो डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं रहता कि भाई वो डरा सहमा बैठा हुआ है, पैसिव रोल हम नहीं कह सकते यहाँ पर लर्नर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो बहुत ही हाई लेवल की टीचिंग होती है, यानी कि ये बहुत हायर लेवल होता है टीचिंग का। किसके द्वारा दिया गया है, हुंट के द्वारा। ठीक है, हुंट के द्वारा ये दिया गया है। इसमें जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती है बहुत हाईएस्ट लेवल की होती है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट या उनके एप्लीकेशंस को सिर्फ समझा नहीं जाता बल्कि हायर लेवल की मेंटल प्रोसेसेस इसमें शामिल होती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, थिंकिंग, एनालाइज करना कॉन्सेप्ट को, इमेजिनेशन, थॉट्स और आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ बच्चे में हो जाता है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में इस तरह की सारी हायर लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो शामिल होती हैं। तो एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल है ये टीचिंग का। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, जब रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करते हैं तो इसके द्वारा बच्चों में इंसाइट डेवलप की जाती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करें। इसके अलावा क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में किया जाता है। साथ ही बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज का भी डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर पाए। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो लेवल है ये बहुत ही डायनेमिक और यूनिक होता है। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता, एकदम चेंजेबल होता है, डायनेमिक और यूनिक होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस टीचर के द्वारा दे दी जाती है और उनको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर पाए। ठीक है, मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं, यानी कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड और एनालिटिक मेथड्स का यूज इस लेवल में किया जाता है। अगर हम नेचर ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, यानी कि मोटिवेशन का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो इंट्रिंसिक होता है, क्योंकि जो लर्नर होता है वो अंदर से मोटिवेट होता है, बाहरी मोटिवेशन नहीं होता, अंदर से वो मोटिवेट होता है। तो इसका मोटिवेशन का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर काम करती है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को अगर हम साथ साथ कर लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A student tries to solve a problem without any help from a teacher. The teacher should, देखिए एक छात्र बिना किसी शिक्षक की मदद के एक समस्या को हल करने की कोशिश करता है। शिक्षक को चाहिए, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, एडवाइस हिम हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज हर कलीग्स, यानी कि उसको अपने सहयोगियों से मदद लेने की सलाह देनी चाहिए। पे नो अटेंशन टू हिम हर, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्कॉल्ड हिम हर फॉर फुलिशनेस, यानी कि उसको उसकी मूर्खता के लिए उसे डांटना चाहिए। अप्राइज हिम हर इंडिविजुअल एफर्ट्स, या उसको उसके व्यक्तिगत प्रयास का मूल्यांकन करना चाहिए, उसको अप्राइज करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सोल्व करने की कोशिश करता है तो क्या करना चाहिए एक टीचर को, क्या उसको डांटना चाहिए या उसको ध्यान नहीं देना चाहिए या उसको कहना चाहिए कि अपने दोस्तों से सलाह ले ले, या उसके काम का जो है सराहना करनी चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए उसके काम को। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट होगा, अप्राइज हिम हर इंडिविजुअल एफर्ट्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, देखिए 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट है इफेक्टिव टीचर्स आर स्ट्राइव टू मोटिवेट एंड एंगेज ऑल देयर स्टूडेंट्स इन लर्निंग, यानी कि प्रभावी शिक्षक क्या करता है, सीखने में अपने सभी छात्रों को प्रेरित करने और संलग्न करने का प्रयास करता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर टू फुलफिल ईच स्टूडेंट्स यूनिक डिमांड्स अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट एम्प्लॉय क्रिएटिव एंड न्यू टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि प्रत्येक छात्र की जो अनूठी मांगे हैं, यानी कि जो यूनिक डिमांड्स हैं हर इंडिविजुअल की, उनको पूरा करने के लिए जो एक कॉम्पिटेंट टीचर होता है, एक सक्षम शिक्षक को रचनात्मक और नई शिक्षण तकनीकों को नियोजित करना चाहिए। तो आपको इन 2 स्टेटमेंट्स को पढ़कर क्या लगता है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते ही आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इफेक्टिव टीचर क्या करता है, मोटिवेट और इंगेज करता है, और एक जो कॉम्पिटेंट टीचर होता है वो क्या करता है,
क्रिएट करता है, न्यू टीचिंग टेक्निक्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ताकि जो इंडिविजुअलिटीज क्लास में होती है, जो इंडिविजुअल डिमांड्स होती है हर स्टूडेंट की, उनको वो पूरा कर सके। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A suitable method of teaching primary class children is, यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है, ट्रायल एंड एरर मेथड, इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड। तो देखिए छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सी विधि का यूज करेंगे। प्लेवे मेथड हम यूज करते हैं, छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज, यानी कि एक टीचर को अगर उसकी क्लास में कोई प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक बच्चा मिलता है, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, यानी कि बच्चे को तुरंत उसके घर भेज देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, या प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, या बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या करेगी टीचर, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, यानी कि उस बच्चे की वो काउंसलिंग करेगी, उसको परामर्श दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A teacher is like a burning lamp, lightening others and learning himself. This idea was given by. देखिए एक शिक्षक एक जलते हुए दीपक की तरह होता है, जो दूसरों को तो रोशन करता है और स्वयं भी सीखता रहता है। तो यह जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है, किस साइकोलॉजिस्ट, किस स्कॉलर के द्वारा कही गई है ये बात। एस राधाकृष्णन, आर.एन. टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति। तो देखिए ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डेवलपिंग टीम स्पिरिट and cooperative learning among the students, which best option a teacher should adopt। देखिए विद्यार्थियों में टीम भावना और सहयोगात्मक अधिगम के विकास के लिए एक शिक्षक को कौन सा सर्वोत्तम विकल्प अपनाना चाहिए, ताकि बच्चों में क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग और टीम स्पिरिट की भावना का डेवलपमेंट किया जा सके। उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, आस्किंग देम टू फॉलो द रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क के लिए जो रिटन इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करनी चाहिए। कंडक्टिंग फील्ड विजिट्स, यानी कि क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले छात्रों से आपस में चर्चा करने के लिए कहना, या कंडक्ट ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज को कंडक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों में टीम स्पिरिट और कोऑपरेटिव लर्निंग का डेवलपमेंट किया जा सके। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Morrison has described 5 steps in his teaching model at understanding level, which are presentation, exploration, organization, assimilation, recitation। देखिए मॉरिसन ने टीचिंग का अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो है उस मॉडल में 5 स्टेप बताए हैं टीचिंग के, कौन कौन से, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन, रेसिटेशन। तो इनकी करेक्ट सीक्वेंस आपको बताने है कि कौन सी सीक्वेंस करेक्ट रहेगी, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्सप्लोरेशन, यानी कि सेकंड आएगा। उसके बाद क्या करता है, प्रेजेंटेशन आपका फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद असिमिलेशन, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, थर्ड आ जाएगा, और उसके बाद रेसिटेशन आता है, आपका फिफ्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बनेगी। आप इस सीक्वेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पहले सेकंड, तो सेकंड 2 में है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि किस स्तर में सोचने की क्षमता शिक्षण में भूमिका नहीं निभाती, यानी कि किस लेवल में जो है थिंकिंग एबिलिटी का यूज नहीं किया जाता। 3 लेवल हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। हाईएस्ट लेवल तो है ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ही हाईएस्ट लेवल की टीचिंग होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में ही। तो देखिए रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों लेवल ऐसे हैं जहां पर थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा यूज करता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, और अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग होती है उसमें भी बच्चा समझ के साथ, कॉम्प्रीहेंड के साथ काम करता है। तो किसमें थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग नहीं किया जाता, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है उसमें थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि बच्चे को जो कुछ पढ़ाया जाता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसको एज इट इज याद कर लेता है, रट लेता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मेमोरी लेवल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज लर्निंग। देखिए ये टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का है और अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही डिस्कस कर रहे हैं। उससे पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिससे रिलेटेड मैंने कम से कम 12-13 वीडियोस बनाई हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, क्योंकि आपका जितना भी सिलेबस है बीएड में, एमएड में और आपका नेट में, तो कोशिश की है मैंने कि सभी मेन टॉपिक्स को कवर करवाने की। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग का, जो कि आपका बीएड में भी है, एमएड में भी है और आपके नेट में भी है। तो जितना पोर्शन बीएड में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। उसके बाद एमएड में आपका जितना पोर्शन है वो भी करेंगे, नेट में जितना पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जितने भी लर्निंग के टॉपिक्स बनेंगे, सब टॉपिक्स बनेंगे, उन सबको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। लर्निंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टाइल ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं, तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। यानी कि सीखना क्या होता है, सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, या सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला पोर्शन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या होता है या सीखना क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। तो लर्निंग या सीखना क्या होता है, देखिए व्यक्ति हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब उसका जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, एक एंडलेस प्रोसेस होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज लाता है, और जो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है। तो लर्निंग को डिफाइन करते हुए, लर्निंग के बारे में बात करते हुए, उन्होंने जो मेन चीज है, जो मेन बात है, उस पर फोकस करते हुए कहा है कि लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता है। वो किस तरह से अपने आसपास के इन्वायरमेंट, यानी कि आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट होता है, किस तरह का व्यवहार करता है, जो सीखता है उसको किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने किस तरह से उसको डिफाइन किया है। तो अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो किसी ने कहा है कि लर्निंग एक प्रक्रिया होती है, कुछ कहते हैं लर्निंग के द्वारा व्यक्ति की परफॉर्मेंसेस में चेंज आता है, यानी कि वो जो भी परफॉर्म करता है उसमें चेंजेज आते रहते हैं। कुछ कहते हैं लर्निंग जो है एक्विजिशन एंड रिटेंशन है नॉलेज का, यानी कि नॉलेज को ग्रहण करना, ग्रहण और प्रतिग्रहण करना, यानी कि किस तरह से वो एक्वायर करता है, किस तरह से उसको रिटेन करके रखता है नॉलेज को, वो लर्निंग होती है। तो हर तरह का मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग तरह के एजुकेशनिस्ट है, जिसने जिस तरीके से लर्निंग को समझा जाना, उन्होंने अपने शब्दों में उसको उसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ हम कुछ मेन डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने ली है, वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। उन्होंने किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ
लर्निंग। तो वुडवर्थ लर्निंग को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति नई नॉलेज यानी कि नए ज्ञान को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है और नई नई रिस्पॉन्सेस को एक्वायर करता है। तो उन्होंने कहा कि न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्सेस को ग्रहण करने का जो प्रोसेस है वही लर्निंग है, वही अधिगम है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है किंग्सले और गैरी के द्वारा। उन्होंने किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया है। तो किंग्सले और गैरी कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो किंग्सले और गैरी कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार ओरिजिनेट होता है यानी कि उसके व्यवहार की उत्पत्ति होती है और साथ ही उस व्यवहार में, अपने व्यवहार में वो चेंजेस लाता है। कैसे लाता है? थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा, यानी कि उसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस तरह की वो प्रैक्टिस करेगा, उससे उसके व्यवहार में बदलाव आते जाएंगे। तो लर्निंग को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? वो कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार की उत्पत्ति होती है और उसके व्यवहार में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा चेंजेस आते रहते हैं। अगली डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे C.E. स्किनर के द्वारा दी गई है। तो स्किनर क्या कहते हैं? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, यानी कि सीखना जो है प्रगतिशील व्यवहार अपनाने की प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते रहते हैं। सीखने के दौरान क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया है। तो जो भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं उनको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई करती है। जैसे जैसे व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, उसका व्यवहार मॉडिफाई होता जाता है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द कंफर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस, यानी कि लर्निंग जो है एक निरंतर चलने वाली न्यू प्रक्रिया है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के द्वारा किस तरह से लर्निंग को डिफाइन किया गया है और उन डेफिनेशंस के आधार पर उन डेफिनेशंस को ही हमने कंक्लूड किया। तो दोस्तों अगर मैं अपने शब्दों में लर्निंग को डिफाइन करूं तो मैं यही कहूंगी कि लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर टाइम लर्निंग होती रहती है, लेकिन लर्निंग जो है कई बार क्या होता है, प्रेशर के कारण लर्निंग होती है। व्यक्ति जो है उसके ऊपर दबाव होता है कि उसको कुछ काम सीखना होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनको अगर पढ़ना लिखना पसंद नहीं है फिर भी वो सीख रहे हैं, तो वो भी एक तरह की लर्निंग है। लेकिन उसको हम रियल लर्निंग नहीं कहेंगे क्योंकि वो किसी कारण से हो रही है, यानी कि उसको वो सीख रहे हैं ताकि उनको डर है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो वो आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम जॉब पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है और वहां उसको कुछ मशीन चलानी सीखनी होती है, तो उस काम को करते करते वो सीख तो जाता है, वो मशीन चलाने में तो एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसको क्या हम रियल लर्निंग कहेंगे? वो रियल लर्निंग नहीं है, वो मैकेनिकल लर्निंग है, यानी कि एक काम को करते करते व्यक्ति उसको सीख गया। जैसे गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाते चलाते व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है गाड़ी चलाने में, तो वो भी लर्निंग है। तो वो मैकेनिकल लर्निंग है, वो रियल लर्निंग नहीं है। तो रियल लर्निंग वो होती है जो आप अपनी मेमोरी से नहीं बोलते, यानी कि जो भी कुछ आपने अपनी मेमोरी में फीड किया है उसको अगर आप एज इट इज रट्टा लगा के एज इट इज आप बोल देते हो तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। मान लो मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूं और आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जा रहे हो, तो क्या इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है? यानी कि आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है। तो इससे जो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो आपका ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, आपकी ब्रेन की जो एक्सरसाइज हो रही है उसको हम कहेंगे कि वो लर्निंग है। यानी कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ आपने मेमोरी में फीड किया और उसको जहां जरूरत हुई वहां उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, वो लर्निंग नहीं होती। यानी कि उस चीज को समझ के अपनी लाइफ में उसको एनालाइज करना और अपनी लाइफ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे और किस तरह से सोल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, वो लर्निंग है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी सीख रहे हो उसको रियलिटी से जोड़ना, दैट इज लर्निंग। इससे आप एनालाइज करेंगे, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। जो शब्द मैं आपको बोल रही हूँ वो शब्द आपके काम नहीं आने वाले, लेकिन उन शब्दों से समझकर आपके ब्रेन की जो एक्सरसाइज हुई है वो आपके काम आएगा।
जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे, और जैसे ही वो प्रॉब्लम और आप बिल्कुल एक हो जाएंगे तो उस प्रॉब्लम से ही आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आपको उस प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन नजर आएगा। दैट इज लर्निंग। तो अगर मैं डेफिनेशन के रूप में कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगी कि लर्निंग इज सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ एज अ होल रादर देन एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। यानी कि आप अपनी लाइफ में चीजों को देखिए, समझिए, और फिर उससे अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, उसको आप एनालाइज कीजिए, अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए। वो लर्निंग होती है, न कि अक्यूमुलेट करना नॉलेज को इकट्ठा करना लर्निंग नहीं होता। लर्निंग वो होती है जिससे आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और फिर आपके सामने जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज लर्निंग। तो दोस्तों ये था मेरा नजरिया लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की विशेषताएं और प्रकृति क्या होती है, यानी कि कुछ मेन पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए लर्निंग जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने आसपास के वातावरण से। तो लर्निंग गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, पूरा लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग दो तरह से हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो हम स्कूलों में बच्चों को देते हैं, यानी कि स्कूली शिक्षा को हम कह सकते हैं फॉर्मल लर्निंग। और इनफॉर्मल जो कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण, अपने साथियों, अपने घर के वातावरण से जो कुछ सीखता है वो होती है इनफॉर्मल लर्निंग। इसी तरह से डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग के द्वारा बच्चे में क्या क्या डेवलप होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, यानी कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसे आता है, क्योंकि हर टाइम व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो कुछ नई चीजें सीखता है, तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा डिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं। यानी कि बच्चा गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है, जो चीजें हम नहीं चाहते वो भी बच्चा सीख जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी चेंजेस आए वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। किसी भी टाइम व्यक्ति की लर्निंग हो सकती है और कहीं से भी वो कुछ भी सीख सकता है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। देखिए लर्निंग पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि लक्ष्य उन्मुखी होती है, उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। लर्निंग का हर टाइम कुछ ना कुछ पर्पज होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ गोल होता है कि वो जॉब करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है तो भी लर्निंग के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जब टीचिंग कर रही होती है तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड किए जाते हैं कि जो मैं पढ़ा रही हूं उससे बच्चे क्या सीख पाएंगे। तो लर्निंग जो है पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। देखिए लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता रहता है। तो लर्निंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिजायरेबल भी और अनडिजायरेबल भी। तो इसमें क्या है कि अगर डिजायरेबल डायरेक्शन में होती है तो व्यक्ति का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ गलत चीजें भी सीख जाता है, यानी कि लर्निंग वो अनडिजायरेबल डायरेक्शन में भी हो जाती है, जैसे चोरी करना, स्मोकिंग करना, पिक पॉकेटिंग। तो इस तरह की हरकतें भी वो सीख जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो लर्निंग है वो हमेशा डिजायरेबल डायरेक्शन में हो, ताकि बच्चा प्रोग्रेस हो, डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए अधिगम जो है अनुभवों का संगठन होता है। तो व्यक्ति जो भी सीखता है तो उससे क्या होता है, हर समय उसको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। जब हम पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक टीचर को भी हर समय कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो खुद भी नया सीखती है।
तो व्यक्ति के व्यवहार में इन न्यू एक्सपीरियंसेस के द्वारा कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे उसके व्यवहार में भी बदलाव आता जाएगा। तो जो न्यू एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखता है वो किसके द्वारा आता है? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उनके आधार पर हम और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, गतिविधि और वातावरण के द्वारा भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इंटरेक्शन जो है बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट के साथ लर्निंग प्रोसेस के लिए, यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जितने बच्चा ज्यादा इंटरेक्ट होगा एनवायरनमेंट के साथ वो ज्यादा सीख पाएगा। इसी तरह से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज बच्चा जब करता रहता है तो बहुत कुछ सीखता है। अगर वो एक्टिविटी करेगा ही नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा। तो एक्टिविटी और इंटरेक्शन जो है बच्चे के सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और जितना बच्चा इंटरेक्ट होगा उससे उसको अलग अलग तरह की नई नई एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो इंटरेक्शन और एक्टिविटी के द्वारा भी बच्चा सीखता है और उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। अगला पॉइंट है, लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अधिगम के द्वारा टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने में भी हेल्प होती है। क्योंकि टीचिंग और लर्निंग के जो भी गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि हर टीचिंग और लर्निंग का कुछ ना कुछ गोल, एम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है बच्चे के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, उनको प्राप्त करने में हेल्प होती है। और लर्निंग के द्वारा क्या होता है, इससे व्यक्ति के व्यवहार में तो चेंज आता ही है, और साथ ही उसमें नॉलेज, इंसाइट, इंटरेस्ट, स्किल्स, एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट भी होता है। तो टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में भी लर्निंग जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, लर्निंग जो है लाइफ का एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक मूलभूत प्रक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखता नहीं है तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो नहीं समझ पाता कि किस तरह से लाइफ में आगे प्रगति करनी है, समाज में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, वो नहीं कर पाता। तो लर्निंग को अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। मान लीजिए किसी भी अनजान सिचुएशन में किसी व्यक्ति के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि अपने ब्रेन से वो किस तरह से उस सिचुएशन को एनालाइज करता है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी कि उस स्टिमुलस के प्रति किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो देगा, वो रिलेशनशिप है लर्निंग। तो किसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो लर्न पर्सन है अगर वो अपने काम के अकॉर्डिंग, जो भी काम उसके सामने है, जो भी टास्क उसके सामने, उसके प्रति किस तरह से वो रिएक्ट करता है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो लर्निंग के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति जो कुछ सीखता है, तो जो कुछ उसने सीखा है, मान लीजिए कोई स्टिमुलस उसके आगे है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने है, उसके प्रति वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस तरह से वो अपने वातावरण के साथ उसको एसोसिएट करता है, और दूसरे लाइफ के अलग अलग पहलूज में किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, वो लर्निंग है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। देखिए, लर्निंग का स्थानांतरण होता है, यानी कि लर्निंग को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक सिचुएशन में जो लर्निंग एक्वायर की है वो दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि एक सिचुएशन में जो नॉलेज ग्रहण की थी वो नॉलेज जो है किसी दूसरी सिचुएशन में भी हेल्पफुल हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिकल जो नॉलेज है वो उसकी रीजनिंग में भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिकल दोनों मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि हमने मैथ में जो सीखा वो हमें रीजनिंग में भी हेल्प कर रही है। लेकिन लर्नर को केयरफुल होना चाहिए कि उसके द्वारा जो प्रीवियस गेन नॉलेज है, यानी कि पहले जो नॉलेज ग्रहण की थी वो इंटरफेयर ना करे, यानी कि बाधक ना बने उसके अगले न्यू नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंसेस में, यानी कि वो जो पुरानी नॉलेज है वो उसके लिए हेल्पफुल हो। इस तरह की कोशिश उसके द्वारा की जानी चाहिए। दोस्तों, आज का
हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसमें पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। देखिए, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं बौद्धिक कारक, यानी कि व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह का है, वो भी व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल या आईक्यू लेवल जो होता है वो भी लर्निंग को प्रभावित करता है। कैसे करता है? द टर्म रिफर्स टू द इंडिविजुअल मेंटल लेवल. Success in school is generally closely related to level of the intellect. Pupils with low intelligence often encounter serious difficulty in mastering schoolwork. Sometimes pupils do not learn because of special intellectual disabilities. देखिए, इंटेलेक्चुअल जो टर्म है उसका मतलब होता है व्यक्ति का मेंटल लेवल कैसा है, यानी कि बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा होगा वो स्कूल में अच्छे से सक्सेस करेगा, यानी कि हर चीज को सीख पाएगा। उसका अगर बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कम है, आईक्यू लेवल उसका कम है, तो उसको जो स्कूल के काम होते हैं, जो भी स्कूल से रिलेटेड वर्क होता है, उसको करने में उसको काफी प्रॉब्लम होती है। और कई बार कुछ बच्चों को कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी कि मानसिक मंदिता की कुछ शिकायतें हो सकती हैं, या मेंटली रिटार्डेड है, या कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, तो भी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल जो फैक्टर्स होते हैं, बौद्धिक कारक जो होते हैं, वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे लर्निंग फैक्टर्स। देखिए, लर्निंग फैक्टर्स किस तरह से बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि जो कुछ बच्चे को सिखाया जा रहा है वो बच्चा उनमें मास्टरी हासिल कर भी रहा है कि नहीं, यानी कि बच्चा अच्छे से सीख भी रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉल्टी मेथड्स का यूज किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड में नैरोनेस है, व्यापक तौर पर बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। तो स्कूल को टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो जो है बच्चा उस चीज में मास्टरी हासिल कर रहा है कि नहीं, उसको जो है वो अच्छे से सीख पा रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें टाइम टू टाइम स्कूल को चेक करती रहनी चाहिए। अगर स्कूल ध्यान नहीं देता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, और उसको जो है आगे प्रोग्रेस करने में भी वो सारी डेफिशिएंसीज इंटरफेयर करेंगी। अब हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर्स किस तरह से बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? बच्चे की हेल्थ, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, विजुअल और फिजिकल डिफेक्ट्स, या किसी प्रकार की कोई ग्लैंड वगैरह में एब्नॉर्मलिटी या असामान्यता तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। और अगर बच्चे को इल हेल्थ, यानी कि उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे उसका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट तो प्रभावित होता ही है। और बच्चे को अगर मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम है, तो न केवल उससे उसका फिजिकल ग्रोथ प्रभावित होता है, बच्चे की लर्निंग भी प्रभावित होती है। क्योंकि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल इश्यू है या हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो प्रॉपर तरीके से अधिगम नहीं कर पाता। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो सीखने में भी उसको दिक्कतें आती हैं। Now we will discuss how mental factors affect the learning, यानी कि मेंटल फैक्टर्स किस तरह से बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो मेंटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें व्यक्ति का एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड का मतलब होता है द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, यानी कि किस तरह से आप सोच रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ये दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, ऑर्गेनिक और काइनेस्थेटिक। तो काइनेस्थेटिक का मतलब होता है आप किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह के लर्नर हैं, किस तरह से आप सीख रहे हैं। इसमें हमारा जो इमोशन और इंटरनल अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस है तो वो हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड नहीं होता। एटीट्यूड हमारा बिहेवियर होता है, किस तरह का हम व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, तो वो हमारे एटीट्यूड में आता है। तो जो मेंटल फैक्टर्स हैं वो भी व्यक्ति की लर्निंग को प्रभावित करते हैं।
तो इमोशनल फैक्टर्स में बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि उसकी इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस आते हैं, यानी कि वह किस तरह से दूसरों के साथ रहता है, बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा तो नहीं आता है, या शांत स्वभाव का है, दूसरों से घृणा तो नहीं करता है। तो ये सारे जो है इमोशनल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। और सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखा जाता है कि बच्चा सोशली किस तरह का है, यानी कि सामाजिक परिपक्वता उसकी कैसी है, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है कि नहीं, उसका नेचर कोऑपरेटिव है या प्रतिद्वंदिता की भावना उसमें है। तो इमोशनल और सोशल फैक्टर्स बच्चे की लर्निंग को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, क्योंकि इमोशनली अगर बच्चा स्ट्रोंग नहीं है तो बात बात पर वो किसी से गुस्सा हो जाएगा, अपने साथियों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है। और सोशल फैक्टर्स का डेवलपमेंट बच्चे में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रहेगा, उसका नेचर कोऑपरेटिव नहीं होगा, दूसरों से प्रतिद्वंदिता की भावना रखेगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना उसके अंदर पैदा हो सकती है। तो इमोशनल और सोशल फैक्टर्स भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टीचर्स पर्सनैलिटी अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। देखिए टीचर का व्यक्तित्व किस तरह से जो है अधिगम को प्रभावित करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचर का जो व्यक्तित्व होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चे के फेलियर और सक्सेस में। किस तरह से, क्योंकि जो टीचर होता है वो किस तरह से इंटरेक्ट होता है, किस तरह से बच्चों से बातचीत करता है, किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह से वो पढ़ाता है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चा फॉलो करता है। कोई भी अच्छा टीचर होता है तो बच्चा जो है अपने टीचर को रोल मॉडल मान लेता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। तो जो टीचर की पर्सनैलिटी होती है वो बच्चे की लर्निंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। Now we will see how environmental factors affect the learning, यानी कि environmental factors किस तरह से लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो environmental factors में physical conditions आती हैं, यानी कि बच्चे को जो भी भौतिक सुख सुविधाएं दी जा रही हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से दी जा रही है कि नहीं, या उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। तो उसमें उसका क्लासरूम, उसकी टेक्स्ट बुक्स, इक्विपमेंट, स्कूल सप्लाईज और जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल उसको चाहिए वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स या अधिगम शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो कि आपका बीएड, एमएड, नेट सभी में है। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियों से आप क्या समझते हैं। The term learning styles is widely used to describe how learners gather, sift through, interpret, organize, come to conclusions about, and store information for further use. One of the most accepted understandings of learning styles is that student learning styles fall into three categories: visual learners, auditory learners, and kinesthetic learners. लर्निंग स्टाइल जो टर्म है उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के सीखने का तरीका क्या है, अधिगम ग्रहण करने की शैली क्या है, यानी कि किस तरह से वो सीखता है। तो कोई लर्नर जैसे किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको सिफ्ट करता है, यानी कि उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, लास्ट में जब जो भी उसने गैदर किया है उसको कंक्लूड करता है, और बाद में जो है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि आगे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। तो अगर हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करें तो ज्यादातर आमतौर पर जो है तीन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, यानी कि किस तरह से व्यक्ति सीखता है, तीन तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। तो कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो होता है विजुअल लर्नर, यानी कि जो व्यक्ति देखकर सीखता है उसको हम बोलते हैं विजुअल लर्नर्स। दूसरा है ऑडिटरी लर्नर्स, यानी कि सुनकर जो सीखता है। और नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी कि किसी काम को करके सीखना, उनको बोलते हैं हम काइनेस्थेटिक या फिजिकल लर्नर्स।
तो ये लर्निंग स्टाइल्स जो है एजुकेशनल थ्योरिस्ट नील फ्लेमिंग का जो वर्क मॉडल है, उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसका नाम है वर्क, कि स्टूडेंट्स किस तरह से लर्निंग करते हैं। तो वर्क जो है क्या है, वर्क में 4 तरह की लर्निंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन सी हैं? विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर और वर्बल लर्नर। तो वर्क एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 4 तरह की लर्निंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब किया है। वी फॉर विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक, यानी कि व्यक्ति 4 तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। लेकिन इस वर्क मॉडल को भी आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसमें से उन्होंने आर को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि रीडिंग राइटिंग की जो लर्निंग स्टाइल है उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। वर्बल लर्निंग हम कह सकते हैं, जिसको वर्बल लर्निंग भी कह सकते हैं या रीडिंग राइटिंग, तो उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद उस मॉडल को नाम दिया गया वर्क, यानी कि वीए की विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, यानी कि व्यक्ति 3 तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। और इनमें भी जो काइनेस्थेटिक या मूवमेंट वाली जो लर्निंग स्टाइल है जिसमें व्यक्ति करके सीखता है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग लर्निंग स्टाइल होती है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा व्हाट इज लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स के अलग अलग टाइप्स। अगर मैं बात करूं तो जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें यही बताया गया है कि लर्निंग स्टाइल्स लगभग 70 तरह की होती हैं, यानी कि 70 तरीकों से व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ मेन लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विजुअल लर्निंग क्या होती है। देखिए, विजुअल लर्निंग का मतलब होता है व्यक्ति किसी चीज को देखकर सीखता है, बच्चा किसी चीज को देखकर सीखता है, विजुअलाइज करता है। तो विजुअल लर्नर वो होते हैं जो अपने नोट्स में सिंबल्स, बॉक्सेस, चार्ट्स, कलर्स आदि का यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आप इस तरह से लर्निंग करते हैं, यानी कि आपको देखकर समझना ज्यादा अच्छा लगता है डायग्राम्स, पिक्चर्स के थ्रू, तो आप हम कह सकते हैं कि एक तरह से विजुअल लर्नर हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्बल लर्निंग क्या होती है। देखिए, वर्बल लर्निंग में व्यक्ति जो है अपनी बात को या तो रीडिंग के द्वारा या राइटिंग के द्वारा, यानी कि या तो वो बोलकर, पढ़कर बताता है या लिखकर समझाने की कोशिश करता है। तो वर्बल लर्नर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका वर्ड्स, राइटिंग, टंग ट्विस्टर, राइम्स वगैरह में बहुत ज्यादा पैशन होता है, यानी कि उसमें उनका बहुत पैशन होता है। अब टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? जैसे किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी बोल देना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को बहुत स्पीड से फटाफट बोल लेना। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल हम डिस्कस करेंगे ओरल लर्निंग स्टाइल, यानी कि ओरल लर्निंग स्टाइल क्या होती है, जिसको हम ऑडिटरी लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि व्यक्ति सुनकर किसी चीज को ग्रहण करता है। तो इसमें साउंड और म्यूजिक का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को हियरिंग और लिसनिंग के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे संगीतकार हम कह सकते हैं, किसी चीज को बड़ी गहराई से सुनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लर्निंग, या जिसको हम कह सकते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, यानी कि किसी चीज को करके सीखना। तो फिजिकल लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बॉडी एंड सेंसेस ऑफ टच का प्रयोग करता है सीखने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी का ज्यादा प्रयोग करता है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, टचिंग, मूविंग, बिल्डिंग, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को टच करना, मूव करना, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि अपने हाथों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल लर्निंग क्या होती है। देखिए, लॉजिकल लर्नर वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को एज ए होल समझते हैं और बहुत तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, हर चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नेचुरल थिंकर्स होते हैं जो किसी भी चीज को क्लासिफाई, कैटेगराइज करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझने की कोशिश करते हैं उसको। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि अमूर्त चिंतन का, किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझते हैं, चाहे पैटर्न, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ समझना। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग, यानी कि सोशल लर्निंग क्या होती है। तो सोशल लर्नर्स वो होते हैं जो किसी चीज को ग्रुप में सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप में बच्चा किसी चीज को सीखता है तो हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग तरह के
आइडियाज होते हैं उनसे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या सोशल एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक तरह से सोशल लर्नर हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिटरी लर्निंग, यानी कि सॉलिटरी लर्निंग क्या होती है। सॉलिटरी लर्निंग का मतलब होता है एकांत में सीखना। तो सॉलिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो अकेले रहकर सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि वो मोर इंडिपेंडेंट और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने लिए ही ज्यादातर समय वो स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी समझ को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह से सीखते हैं तो आप एक सॉलिटरी लर्नर हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो आइए एक बार ऑल ओवर हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया विजुअल लर्निंग या विजुअल लर्नर हम कह सकते हैं। तो विजुअल लर्नर वो होते हैं जो चीजों को देखकर समझते हैं। म्यूजिकल ऑडिटरी लर्निंग या ओरल लर्निंग इसको हम कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज को सुनकर समझना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वर्बल लर्निंग या रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज को वर्बली समझना, यानी कि या तो बोल के या लिख के अपनी बात को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फिजिकल या काइनेस्थेटिक, यानी कि किसी चीज को करके सीखना, जिसमें अपने बॉडी मूवमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल जिसमें व्यक्ति लॉजिक का प्रयोग करता है, यानी कि रीजनिंग सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, हर चीज में वो लॉजिक लगाने की कोशिश करता है। सोशल लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ मिलजुल कर सीखता है। सॉलिटरी लर्निंग वो होती है जिसमें व्यक्ति एकांत में रहकर सीखना ज्यादा पसंद करता है, अपने आप को एनालाइज करता है। तो ये 7 लर्निंग स्टाइल्स हमने डिस्कस की हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताना कि आप किस तरह के लर्नर हैं, किस तरह से सीखना पसंद करते हैं, इनमें से कौन सी लर्निंग स्टाइल को आप प्रेफर करते हैं।